जय हिंद स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभय यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फिजिक्स एक्यूमेन पे, जहां पे हम लोग वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के पार्ट में आज 7वां लेक्चर करने जा रहे हैं। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव। तो आज हम लोग जानेंगे क्या क्या कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, और तीसरा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिख लेते हैं और फिर वैद्युत द्विध्रुव को समझेंगे। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? समान परिमाण एवं विपरीत समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो गई डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होती है कि समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बने निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। कि जैसे कोई आवेश है तो क्या होनी चाहिए? विपरीत प्रकृति होनी चाहिए। प्रकृति का मतलब विपरीत, एक अगर प्लस का हो तो दूसरा क्या आएगा? वो माइनस का। परिमाण में क्या होना चाहिए? सेम। अगर एक क्यू है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए? क्यू। और इनको अल्प दूरी पर मतलब बहुत दूरी इन दोनों के बीच की क्या होती है? बहुत कम डिस्टेंस पे रखेंगे तो उस पूरे निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत द्विध्रुव। अब आइए देखें वैद्युत द्विध्रुव बनता कैसे। जैसे आपको पता होगा कि प्रत्येक जो पदार्थ होता है वो किससे? परमाणुओं से मिलकर बनता है। ठीक, एक बात। अब जो प्रत्येक पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बनता है और परमाणु के अंदर क्या होते हैं? एक होता है धनावेशित नाभिक और होते हैं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ऐसे अगर किसी पदार्थ की बात की जाए तो जो धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो संपाती होता है। ठीक, और आपको एक बात और पता होगी कि जो परमाणु होता है वो उस पे जो नेट आवेश होता है वो क्या होता है? जीरो। यानी परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, अभी हम लोगों को ये तो सेकंड पेपर में पूरा चैप्टर ही परमाणु एवं नाभिक, तो हम लोग वहां पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो परमाणु क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक, तो उसमें कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर उसी परमाणु या किसी पदार्थ के परमाणु को हम लोग क्या रखें? वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो जब पहले क्या है कि धनावेशित नाभिक और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान केंद्र क्या है? संपाती, एक ही बिंदु पर है। ठीक, तो डिस्टेंस नहीं है। और क्या है? परमाणु पूरा क्या होता है? उदासीन होता है, तो यहाँ पे चार्ज नहीं है। अब अगर किसी परमाणु को हम लोग क्या रखें? वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र में रखने से क्या होगा कि उन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी? कुछ दूरी। क्योंकि भाई वैद्युत द्विध्रुव में प्लस पर अलग बल लगता है अलग दिशा में, माइनस आवेश पर क्या लगेगा? अलग दिशा पे बल लगेगा। तो दोनों के बीच में कुछ क्या आ जाएगी? दूरी। तो कुछ दूरी पर दोनों आवेश हो जाएंगे, तब क्या हो जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव बन जाएगा। तो ये तो बात होगी थ्योरेटिकली। अब समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड का। ठीक, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के बीच क्या होती है? एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। ठीक, तो इसे साझेदारी का क्या नियम है कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और फ्लोराइड अपना एक इलेक्ट्रॉन बीच में रखेगा और दोनों की साझेदारी हो जाएगी। तो देखिए जो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो किसकी होती है? फ्लोराइड की। ठीक, और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? जेफ के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है। जेफ क्या होती है? इलेक्ट्रॉन खींचने की एक शक्ति होती है। ठीक, फ्लोराइड की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो क्या होती है? सबसे अधिक होती है। और जिस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी उसका जेफ उतना ज्यादा होगा। तो फ्लोराइड का क्या होता है? जेफ ज्यादा होता है तो वो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन खींचने की शक्ति ज्यादा होती है। तो वो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी बीच में ना होके ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये थोड़ा सा फ्लोराइड की तरफ क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। और जब अगर ये फ्लोराइड के पास शिफ्ट हो जाएंगे तो फ्लोराइड पे काय का चार्ज आएगा? पार्शियली माइनस। और इस पे क्या आएगा?
पार्शियली प्लस। अगर ये इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड के पास पूर्णतः शिफ्ट हो जाते तो इस पे क्या आ जाता माइनस, और इस पे क्या आ जाता प्लस, लेकिन ये पूर्णतः नहीं होते, थोड़ा सा शिफ्ट होते हैं, तो इस पे क्या आ जाता है मतलब आंशिक माइनस आता है, उस पे क्या आता है आंशिक प्लस, यानी पार्शियली माइनस और पार्शियली प्लस। तो ये और कुछ दूरी पर, तो एक यहाँ पे आवेश एक ध्रुव बन जाता है और यहाँ पे ध्रुव और कुछ दूरी पे हो जाते हैं, तो इससे निर्माण होता है वैद्युत द्विध्रुव का। जैसे एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोजन फ्लोराइड हो जाएगा, HCl हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, H2O हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। Cl की तो Cl की भी ज्यादा होती है, लेकिन इससे फ्लोराइड से कम होती है, फ्लोराइड की सबसे ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की होती है, ठीक। तो इन सबकी विद्युत ऋणात्मक, तो ये सब एग्जांपल हो जाएंगे किसके आदि, ये एग्जांपल किसके हो जाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बने निकाय को हम लोग क्या बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि दो आवेशों को हम लोग कुछ दूरी पर रखेंगे, जैसे मान लो ये कोई एक हमने आवेश ले लिया प्लस और कोई आवेश यहाँ पे ले लिया माइनस, और इनको कुछ दूरी पे हमने मान लिया, जैसे इनको कुछ दूरी पे रखते हैं 2L, ठीक, तो 2L दूरी पे हमने क्या रख दिया। तो अगर इसको नाम दे दे AB, तो ये AB क्या हो जाएगा, AB जो निकाय है इसको हम लोग बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। फिर यहां से एक राशि बनती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक, यहां से फिर एक राशि बनती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अब हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इसकी वैल्यू एक भौतिक राशि है, ठीक, ये बताएगी कि इसका परिमाण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दोनों आवेशों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। अगर इसकी डिफिनीशन लिखे तो इसकी डिफिनीशन होती है, जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो क्या होगा, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है। अगर बात करें द्विध्रुव आघूर्ण की, तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक। जैसे कोई वैद्युत द्विध्रुव हम लोग बनाए यहाँ पे, प्लस आवेश था माइनस आवेश से मिलकर, और इनके बीच की दूरी 2L होती है, और इनके बीच की दूरी 2L क्यों होती है, क्योंकि भैया अगर अभी हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अच्छी स्थिति निरक्षित स्थिति, तो भैया जो वैद्युत द्विध्रुव की अगर बोला जाए कि वैद्युत द्विध्रुव से कोई कुछ दूरी पे हमें कुछ भी बताना है जैसे, तो वैद्युत द्विध्रुव से दूरी हम लोग मापेंगे, वो मानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, ठीक। तो अगर हम लोग बाई चांस की दूरी क्या मानते हैं, मान लो L मानते हैं, ठीक, तो अगर इसके मिड पॉइंट से दूरी मापते तो ये वाली दूरी इतनी कितनी हो जाती है L/2। अब इससे अगर कुछ R दूरी पर है, मान लो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर, तो फिर हमें जोड़ना किसमें पड़ता है L/2 में, L/2 में घटाते हैं, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या होती है, थोड़ी सी टफ होती, कॉम्प्लिकेटेड होती। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इसको L ना मान के 2L मान लिया गया, ठीक। ये होता है रीजन इसके बीच। तो ये जैसे एक है प्लस Q आवेश और एक है माइनस Q आवेश, और इनके बीच की दूरी कितनी है 2L है,
इसको बोलेंगे AB को वैद्युत द्विध्रुव। तो अगर बात करें वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल p से, ठीक। और इसका जो मान होगा बराबर होगा कि किसी द्विध्रुव का द्विध्रुव गुण एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 12 है, ठीक। तो अगर p का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, q इंटू 12, ठीक। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो अगर इसका मात्रक देखेंगे तो मात्रक क्या आ जाएगा, मात्रक आ जाएगा, आवेश का क्या होता है कूलाम और दूरी का हो जाएगा मीटर। अगर इसके यहीं पे डायमेंशन देखें विमा, तो विमा क्या हो जाएगी, विमा हो जाएगी आवेश की क्या होती है AT और लंबाई की क्या हो जाएगी L, तो हो जाएगी ATL या फिर इसको लिखते हैं LTA। और सदिश राशि है तो अगर इसकी दिशा देखें तो दिशा होती है -q से +q, यानी ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ। यानी अगर यहाँ पे इसकी दिशा देखें तो P की दिशा क्या होगी, इस साइड होगी, दिशा क्या होगी, इस साइड होगी, B से A की तरफ, ठीक। माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ, इसका हो जाएगा फार्मूला P बराबर Q इंटू 12, ठीक। तो ये बात हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव की। और ये भी आपको बता दिया कि यहाँ पे दूरी 12 क्यों लेते हैं, 12 इसलिए लेते हैं कि अगर बाई चांस अभी इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे आगे तो उसको और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई वैद्युत द्विध्रुव की, द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी तीव्रता अच्छी स्थिति में, ठीक। कि हम लोगों को निकालनी है तीव्रता कहाँ, अच्छी स्थिति में। अच्छी स्थिति क्या होती है, तो सबसे पहले हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, फिर हम लोग समझें कि अच्छी स्थिति क्या होती है। इसमें -q आवेश ये है और ये रखा है +q आवेश दो बिंदुओं पे, ये कोई एक बिंदु A है और ये बिंदु P है, ठीक। अब अगर हम लोग दूरी मापेंगे, अब अच्छी स्थिति का मतलब होता है इसी अक्ष पे, इसी अक्ष पे, अच्छी स्थिति का मतलब होता है इसी अक्ष पे कोई लाइन हो, ये क्या हो जाएगी, इसकी अक्ष हो जाएगी। इसको जूम करते हैं, एक सेकेंड। तो ये जो हम लोगों ने लाइन बनाई ये क्या हो जाएगी, इस द्विध्रुव की अक्ष हो जाएगी, ठीक। ये आपको विजिबल तो हो रहा होगा ब्लू कलर, ठीक। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, अक्ष हो जाएगी। आइए देखते हैं, अब आपको कुछ दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा जूम। तो ये हो जाएगी द्विध्रुव, ये जो डॉट डॉट लाइन बनाई है ये हो जाएगी द्विध्रुव की अक्ष। अब इसी पे हम लोग लाइन बनाते हैं, जो व्हाइट लाइन हो जाएगी ये हो जाएगी द्विध्रुव की लंबाई, जो ये व्हाइट से है ये हो जाएगी द्विध्रुव की लंबाई। अब पता है द्विध्रुव की टोटल लंबाई कितनी होती है, 2L। तो इसको लिख लेते हैं, यहां तक ये लेंथ हो जाएगी 2L। अब बताएंगे कि बता चुके हैं आपको कि वैद्युत द्विध्रुव की जब भी हमें लंबाई मापनी होगी कि अक्ष पे कुछ दूरी बतानी है या निरक्ष पे, तो वो हम लोग कहां से बताएंगे, मिड पॉइंट से। तो हमने इसे यहाँ पे कोई मान लिया कि ये वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है O। अब हमें क्या बतानी है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पे, अच्छी स्थिति का, अच्छी स्थिति का मतलब अक्ष में, ठीक। तो हमने इसे मान लिया कि केंद्र O से R दूरी पर अच्छी स्थिति में कोई बिंदु है यहाँ पे P, जहां पे हमें क्या बतानी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से R दूरी पर कोई बिंदु स्थित है P, जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की क्या बतानी है, तीव्रता, ठीक। तो सबसे पहले तीव्रता की क्या बनाएंगे, दिशा। तो जो +q आवेश से तीव्रता होती है, बता चुके हैं कि +q आवेश से तीव्रता हमेशा क्या होती, बाहर की ओर, और माइनस से आवेश से होती अंदर की तरफ। तो इस वाले +q आवेश की वजह से तीव्रता क्या होगी, इसी लाइन पे होगी और कहा, बाहर की ओर, ठीक। और इस वाले आवेश की वजह से हमने तीव्रता को नाम दे दिया जैसे E1, जो +q आवेश की वजह से तीव्रता है उसको हम लोगों ने नाम दे दिया क्या, E1, उसको नाम दे दिया हम लोगों ने E1, ठीक। अब ये जो -q आवेश है, तो -q आवेश से तीव्रता होती है अंदर की ओर, तो ये वाला -q आवेश की वजह से जो तीव्रता बिंदु P पर होगी वो क्या होगी, इसी लाइन पे क्या होगी, अंदर की तरफ, और इसको हम लोग इसे नाम दे देते हैं E2। अब दो सदिश राशियां आ गई हैं, दोनों वेक्टर और दोनों क्या विपरीत,
तो जब दो वेक्टर विपरीत होंगे, अब हमें क्या चाहिए होगी, तीव्रता, यानी बिंदु P पर क्या निकालनी होगी, परिणामी तीव्रता। अब दो वेक्टर हैं E1 E2, तो इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, इन दोनों का अंतर। क्योंकि आपको बता के इसके पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा जब सदिश के बारे में एक्सप्लेन किया था तो बताया था कि जब दो वेक्टर विपरीत होते हैं तब उनका क्या होता है, परिणामी के लिए उनका अंतर। तो हम लोगों के लिए काम सिर्फ इतना है कि E1 E2 की आप वैल्यू निकालें और दोनों का क्या कर दें, अंतर। E1 क्या है, E1 अब कहां से निकालना है, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता का बिंदु P पर। अब पता है वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L, और ये वाली इतनी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, L। ठीक, अब हमें चाहिए मान लो E1। E1 क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। और आपको पता होगा कि जो बिंदु आवेश के कारण तीव्रता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R स्क्वायर। मतलब किसी आवेश से कुछ दूरी पे जो तीव्रता का फार्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन का R स्क्वायर। तो अब देखते हैं इसे, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस क्यू आवेश के कारण जो तीव्रता लोगों ने मानी है वो क्या मानी है, E1। तो लिखिए E1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, आवेश हो जाएगा, आवेश का मान Q। ठीक, अब देखिए प्लस क्यू आवेश कहाँ पे है, बिंदु B से, हमें तीव्रता चाहिए कहाँ पे, P। तो B से P के बीच की अब हमें क्या चाहिए होगी, डिस्टेंस। तो B से P की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, P से O तक की डिस्टेंस कितनी, R, और B से O तक की डिस्टेंस कितनी, L। तो अगर ये डिस्टेंस माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस का L। ठीक, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, Q अपॉन R माइनस का L। और नीचे क्या होता है, दूरी का स्क्वायर, क्योंकि तीव्रता का जो फार्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, उसका फार्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन का R स्क्वायर। ठीक, अब लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता। तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब माइनस क्यू आवेश तो हम आपको बता चुके हैं कि जो आवेश होते हैं, मतलब जो भी सदिश राशियां होती है उसमें प्लस माइनस के चिन्ह नहीं रखते हैं, तो आवेश माइनस क्यू जगह क्या रखेगी, Q। अब दूरी देख लीजिए, माइनस क्यू आवेश से तीव्रता आपको चाहिए कहाँ, इस बिंदु से कितनी दूर, बिंदु P तक, यानी दूरी चाहिए आपको AP। तो AP की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, AP की डिस्टेंस को लिखें तो A से O तक की डिस्टेंस है L और O से P तक की डिस्टेंस है R। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल, R प्लस L, और यहाँ पे दूरी का क्या होता है, स्क्वायर। तो ये माना गया E1 का और E2 का। अब अगर हम लोग निकालें E1 E2 का मान, निकल गया बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर नेट तीव्रता, बिंदु P पर नेट तीव्रता। तो नेट अगर माने तीव्रता E, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 और E2 का अंतर होगा। अंतर कब आप कर पाएंगे, जब आपको पता होगा कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। तो अगर E1 E2 को देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q तक दोनों सेम है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसमें भी Q है। अगर नीचे वाली देखें तो वैल्यू में अंतर है, ये R माइनस L का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है, R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ R प्लस L है, यानी ये वैल्यू क्या हो रही है, ज्यादा। R प्लस L में जुड़ेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। और अगर नीचे वाली व्युत्क्रमानुपाती वाली वैल्यू क्या होती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो अगर ये वैल्यू ज्यादा होगी तो E2 का मान क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ पे देखिए R माइनस L, ये वैल्यू कम है तो E1 का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो यहाँ बड़ा कौन होगा, E1। तो बस बड़ा अंतर चाहिए तो क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2। अब रख दीजिए वैल्यू, E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q क्या मिलेगा, कॉमन। तो लिख लेते हैं Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन, हमने क्या कर लिया, कॉमन। तो अंदर बचेगा क्या, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर, अब ये हो जाएगा ब्रैकेट ऑफ। अब इसको हम लोग करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिख लेते हैं, क्या दिया भाई, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन, E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर था
आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस का आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, नहीं था। अब क्या है, अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लेने पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। अब अगर देखें तो ई बराबर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर ब्रैकेट आप ऑन करें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस का 2RL और इसका भी अगर ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ऑन करें ओपन करें तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए प्लस का एल स्क्वायर माइनस का 2RL और ब्रैकेट ऑफ। और नीचे अगर इन दोनों को घाते क्या सेम है तो इसको क्या ले सकते हैं, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल और इसकी पावर क्या कर ले, कॉमन कर ले। ठीक, इसकी हमने क्या कर ली, पावर कॉमन कर ली। अब अगर देखें इसे माइनस का इसके साथ ही साथ इसके माइनस का क्या करते हैं हम लोग, गुणा कर दें। तो माइनस का गुणा करते तो ब्रैकेट हटाएंगे यहाँ से और अंदर जब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का होगा वो प्लस का हो जाएगा। तो ये था प्लस का हो जाएगा माइनस का और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का। अब देखेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या हो जाएगा 2RL और 2RL जुड़ के क्या उतना हो जाएगा 4RL और ये क्या लिखा हुआ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको हम लोग क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और इसका क्या है स्क्वायर। ठीक, इतना रिजल्ट आ जाएगा हम लोगों का। अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब अगर आपने जो मतलब बिंदु P से जो डिस्टेंस ली है ये वाली O से डिस्टेंस ली P की, अगर R दूरी क्या लेते हैं, R जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज्यादा है। R अगर डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है किससे, L से। ठीक, क्योंकि L तो वैसे भी कम होती है, L दूरी होती है। अगर R ज्यादा है तो जो R का स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा किससे, L स्क्वायर से। तो L स्क्वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर कोई छोटी संख्या है, ठीक, तो अब अगर आप उसका वर्ग करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी और बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी। दोनों के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई संख्या 5, ठीक, और एक संख्या 1/5 है। 1/5 छोटी है, 5 क्या है, बड़ी है। जब 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25 और 1/5 का करेंगे तो 1/25। अब दोनों के बीच अंतर क्या हो जाएगा, काफी। ठीक, तो 25 के मुकाबले में जो 1/25 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। वही वैल्यू वही काम हो यहाँ पे एल स्क्वायर के साथ। तो और इसको अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इधर ऊपर क्या है 4RL, अगर इसको हम लोग तोड़ ले क्या लिख दें, Q इंटू और इसके साथ लिख दे 2L और इंटू में लिख दे क्या 2R। ये Q तो यहाँ पे था, 4RL को हमने तोड़ लिया, क्या लिखा 2L इंटू 2R और नीचे L स्क्वायर को अगर जीरो कर देंगे तो क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस का जीरो और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब आपको पता है पढ़ के आए अभी Q इंटू 2L को हम लोग क्या बोलते हैं, Q इंटू 2L को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव गुण P। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको लिख देंगे P और यहाँ हो जाएगा 2R और यहाँ पे क्या हो जाएगा R स्क्वायर का स्क्वायर यानी R की पावर 4। यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी। तो आ क्या जाएगा रिजल्ट, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन का R³। ये तीव्रता आ जाएगी कहाँ पे, अच्छी स्थिति पे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पे क्या आ जाएगी, तीव्रता। ठीक, इसको आप नोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अगली प्रूविंग पे। आई होप आपने नोट कर लिया होगा और स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग आते हैं अगली प्रूविंग पे, करते हैं अच्छी निरक्षी स्थिति पे रिजल्ट क्या आता है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये वैसे मान लिया कि वैद्युत द्विध्रुव हो गया AB,
जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। अब हमें निकालनी इसके कारण अच्छी व निरक्षी स्थिति पे तीव्रता। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो अच्छी या निरक्षी स्थिति में जो भी हम लोग मापते हैं वो हम लोग कहाँ मापते हैं? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। अच्छी या निरक्ष जो हम लोग मेजर करेंगे वो कहाँ करेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से। तो ये हो गया निरक्ष। ठीक, ये हो गया निरक्ष। अब यार निरक्ष पे कोई पॉइंट आप ऊपर ले लीजिए या नीचे। अच्छी स्थिति में क्या था कि अच्छी स्थिति इसी लाइन पे रहेगी, ये द्विध्रुव की अक्ष हो जाएगी। ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा है ये क्या हो जाएगी? द्विध्रुव की अक्ष। तो इसमें क्या था? अच्छी स्थिति पे हमें क्या चाहिए था? दूरी निकालनी थी। इस तरफ आर दूरी ले लें या फिर इस तरफ दूरी ले लें। वैसे निरक्ष में क्या होगा? मध्य बिंदु से आर दूरी हम लोग अक्ष में इधर ले रहे थे या फिर इधर। मध्य बिंदु में निरक्ष में क्या होता है कि मध्य बिंदु से ऊपर लेंगे या नीचे। निरक्ष का मतलब होता है लंबवत कोई पॉइंट होना चाहिए। ठीक, तो इसे हम लोगों ने माना कि ये हमारा बिंदु है ओ से स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां पे हमें क्या बतानी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है तो सबसे पहले आवेशों से बिंदु P को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग जोड़ लेते हैं। आवेशों का क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। ठीक, दोनों को जोड़ लिया। अब हम लोग बनाएंगे इनके कारण डायरेक्शन। तो बिंदु P पे क्योंकि निकालना है तो बिंदु P पे डायरेक्शन बनाएंगे। ये जो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश है, इसके कारण जो तीव्रता होती है वो कहाँ होती है? उसी लाइन पे अंदर की तरफ। तो ये जो तीव्रता आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी? अंदर की तरफ। ठीक, यहाँ जो तीव्रता आएगी वो कहाँ पे आ जाएगी? वो आ जाएगी अंदर की तरफ। यानी अगर तीव्रता की दिशा बनाए तो वो क्या हो जाएगी? इस लाइन पे अंदर की तरफ। ठीक, और प्लस क्यू आवेश कारण जो तीव्रता रहेगी इसी लाइन पे कहाँ पे रहेगी? बाहर की ओर। ये तीव्रता की क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी। ठीक, अब इसे प्लस क्यू आवेश कारण जो तीव्रता को नाम है वो हम लोग दे देते हैं E1 और माइनस क्यू आवेश की वजह से दे देते हैं E2। ठीक, अगर इसके बीच से हम लोग लाइन को खींचते हैं और ये एंगल माने थीटा तो ये भी हो जाएगा थीटा। अगर अब दोनों वेक्टर हैं जैसे E1 E2, अब अगर इनके बीच का एंगल हमें पता होता तो हम लोग क्या करते हैं? सीधा परिणामी का फॉर्मूला लगाते, R बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और हमारा क्या होता है? रिजल्ट। लेकिन हमें यहाँ पे इन दोनों E1 E2 की तो वैल्यू मिल जाएगी पर दोनों के बीच का क्या एंगल नहीं पता है। ठीक, एंगल नहीं पता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? अब इनके घटकों को में वियोजित करना पड़ेगा। जैसे आपने एक चीज फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, जब प्रक्षेप गति वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है? जैसे एक यू होता है, यू घटक मतलब यू होता है, या कोई भी सदिश मान लीजिए, जैसे कोई ए कोई भी है, किसी के घटक में वियोजित कर रहा है जैसे ए को, और ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक, तो थीटा की तरफ इसका बनता है क्षैतिज घटक और वो होता है ए कॉस थीटा। ठीक, और थीटा से दूसरी तरफ लंबवत स्थिति बनता है ए साइन थीटा और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। ए को हमने दो घटकों में वियोजित किया है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। वैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र को हम लोग क्या करेंगे? दो घटकों में वियोजित करेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं इस वाले जो ये फिगर है इसको हम लोग नीचे बना लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा E1 है और ये E2 है, ये है बिंदु P और ये बीच में लाइन है, ये एंगल है थीटा और ये एंगल भी है थीटा। अगर E1 को हम लोग तोड़े, घटक में वियोजित करें तो इसका थीटा की तरफ जो घटक बनेगा इस लाइन पे वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा। ठीक, और इसकी तरफ जो घटक बनेगा इससे लंबवत वो क्या हो जाएगा? E1 sin थीटा। अगर आप E2 को वियोजित करें तो E2 का जो कोण की तरफ बने, कोण से जो लाइन जुड़ रही है उसकी तरफ इसी लाइन पे जो घटक बनेगा वो क्या आ जाएगा? E2 cos थीटा, और इधर इसका जो घटक आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? E2 sin थीटा। अब अगर आप देखिए तो E1 cos थीटा और E2 cos थीटा क्या है? एक ही लाइन पे। एक ही लाइन पे जब भी दो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों ऐड होते हैं। ये दोनों एक ही लाइन पे आ गए, और ये देखिए जो दोनों वेक्टर हैं ये क्या विपरीत है। अगर इनके मान क्या होंगे? सेम E1 E2 के, तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे।
अब आइए देखते हैं। ठीक, अब ये दूरी कितनी होती है? ये दूरी होती है टोटल 12, तो यहां तक होती है L मध्य बिंदु से, और यहां भी ये दूरी क्या होगी? L। अगर हम लोग निकालें कि बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर P है माइनस से, और प्लस आवेश से भी कितनी दूरी पर क्या है? P। ठीक, तो निरक्ष क्या होता है? ये 90 डिग्री पर होता है। तो अगर आप ध्यान दें, निरक्ष क्या होता है बताया था? निरक्ष जो स्थिति होगी वो क्या होती है? 90 डिग्री पे। तो ये कौन हो जाएगा? 90 अंश का। ये 90 है तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा? 90। अब चाहे इस तरफ, अब अगर ध्यान दें AOP, AOP क्या हो जाएगा? AOP हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। अगर इसको हम लोग थीटा माने तो थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। तो कर्ण की वैल्यू निकालनी, तो कर्ण की वैल्यू क्या आ जाएगी? कर्ण की वैल्यू आ जाएगी रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, लंब स्क्वायर और प्लस का आधार स्क्वायर, और वही सेम वैल्यू आ जाएगी यही, क्योंकि एल है और ये आर है, तो ये दूरी आ जाएगी कितनी? आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अगर अब इनके कारण तीव्रता लिखे E1 E2 के मान, तो भैया जो E1 तीव्रता है वो किसके कारण है? प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक, तो अगर लिखें प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होगा वो क्या होगा? E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है? रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और इसका पूरे का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ठीक, तो अगर हम लोग इसको लिखें तो ये क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। अगर E2 की वैल्यू लिखें माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, उसका हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन का आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएंगे E1 E2 के मान। अब देखेंगे आप E1 और E2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम। तो अगर यहाँ पे देखें E1 E2 की वैल्यू सेम है तो दोनों तरफ क्या है? साइन थीटा, और ये जो दो वेक्टर है, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दोनों क्या है? दोनों के मान परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अगर दो वेक्टर क्या है? विपरीत दिशा में, आपको बता चुके हैं दो वेक्टर विपरीत दिशा में है, इधर भी बराबर एफ बल लग रहा है, इधर भी क्या एफ बल लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। परिणामी बल कितना हो जाएगा? 0। तो अगर इस बिंदु पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा घटक के कारण बिंदु P पर अगर परिणामी तीव्रता देखें तो वो क्या हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे जो परिणामी तीव्रता होगी वो किसके कारण होगी? E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से, और ये क्या हो जाएंगे? दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही लाइन पे है। तो अब लिखते हैं अगले पेज पे, अगली स्लाइड पे आते हैं। अगर हम लोग लिखें बिंदु P पर नेट तीव्रता, बिंदु P पर, बिंदु P पर नेट तीव्रता, तो नेट तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर किसके कारण है तीव्रता? अगर देखेंगे तो E1 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा, क्योंकि दो वेक्टर एक ही लाइन पे होते हैं तब दोनों क्या होते हैं? डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E बराबर E1 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा। अब देखो E1 E2 की वैल्यू क्या है? सेम है। E1 बराबर क्या है? E2। तो अगर इसको देखें तो क्या है? E1 को क्या लिख दो? E2 लिख दो, तो क्या हो जाएगा? E2 cos थीटा और प्लस का E2 cos थीटा, ये सेम है दोनों चीजें, तो जुड़ के क्या हो जाएंगी? 2E2 cos थीटा, 2E2 cos थीटा। ये किसके बराबर चल रहा है? E के बराबर। अब हमें E2 की वैल्यू पता है, केवल वैल्यू चाहिए हम लोगों को cos थीटा की। अब किसी भी ट्रायंगल में अगर इसको थीटा माना है तो हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे cos थीटा की। अगर यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू निकालें तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे का कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है? अगर इसमें देखें तो आधार हो जाएगा L, और कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा ये AP भुजा, कितनी है? रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर।
तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी L अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो यही वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। E2 का मान क्या हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन का R क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और कॉस थीटा की वैल्यू है एल अपॉन का रूट आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर यहाँ पे क्यू है और 2 को हम लोग लिखते हैं एल के साथ, तो ये क्या हो जाएगा क्यू अपॉन का 2l। अब देखिए ये लिखा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1। अगर कोई चीज रूट में लिखी होती तो उसकी रूट में मतलब क्या होता है, जैसे लिखा हो x इंटू रूट एक्स, तो x का मतलब x की पावर 1 है और रूट x का मतलब होता है x की पावर 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 1 इंटू 1/2। तो जब आधार क्या होता है सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, घातें जुड़ जाती है। तो 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा x की पावर 3/2। तो यहाँ पे भी क्या है बेस सेम है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2 मल्टीप्लाई करने पे। तो E बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे Q इंटू 12 को आप क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 12 को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू 12 को लिख सकते हैं P के बराबर। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप मध्य बिंदु से R दूरी क्या ले रहे हैं ज्यादा, यानी R की अगर वैल्यू आप ले रहे हैं L से ज्यादा, तो अगर बात करें R के स्क्वायर की, तो R का स्क्वायर क्या हो जाएगा काफी ज्यादा हो जाएगा इससे L स्क्वायर से, और जो L स्क्वायर का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा R स्क्वायर की तुलना में क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल हो जाएगा। ठीक, नगण्य हो जाएगा। तो अगर आगे वैल्यू लिखें इसकी, तो E बराबर क्या लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 12 को हम लोग लिख देंगे P क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण। अब L स्क्वायर की अगर वैल्यू 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर की पावर 3/2, और घात में घात का क्या हो जाता है गुणा, तो 2 का गुणा हो जाएगा 3/2 से, 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो जो E की वैल्यू आ जाती है वो क्या आती है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन का R³। ये जो तीव्रता आती है वो क्या आती है निरक्षीय स्थिति पे। तो भैया अच्छी स्थिति पे एक्सिस पे तीव्रता कितनी आती है, एक्सियल पोजीशन पे E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन का R³, और निरक्ष पे जो तीव्रता आती है वो कितनी आती है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन का R³। ये जो तीव्रता है ये किस पे इक्वेटोरियल पे पॉइंट पे, और ये क्या है एक्सियल पे अच्छी स्थिति पे, ये अक्ष पे है और ये निरक्ष पे है। ठीक, अगर संबंध देखें तो E मतलब अच्छी स्थिति की जो तीव्रता होगी वो बराबर होगी 2 गुना 2 इंटू निरक्षीय स्थिति पे, यानी E एक्सियल बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ E इक्वेटोरियल। ठीक, तो ये हो जाएगा अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। इसमें क्या है कि केवल फिगर बनाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे दोनों को घटकों में बांटा गया है, तो इसका अगर E घटक देखेंगे तो क्या बन जाएगा E1 बन जाएगा इधर साइन थीटा, और जिस तरफ कोण बना होता है वहां पे घटक बन जाएगा E1 कॉस थीटा। फिर E2 का बनाएंगे तो जिस तरफ कोण बनता है उधर E2 का कौन सा घटक बन जाएगा E2 कॉस थीटा, और इधर बन जाएगा E2 साइन थीटा। अब ये दोनों घटक बराबर हैं और विपरीत हैं दिशा में, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, जो परिणामी होगा वो इनके कारण होगा। तो यहाँ पे अगर नेट वैद्युत क्षेत्र की दिशा देखें तो वो कहाँ आएगी बिंदु P से इस तरफ आएगी अगर दिशा देखें। ठीक, अगर उसमें भी दिशा देखें अच्छी स्थिति में, तो अच्छी स्थिति में जो दिशा आएगी वैल्यू किसकी बड़ी थी E1 की। ठीक, तो जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा क्या हो जाएगी ये दिशा हो जाएगी। ठीक, जो मतलब वैल्यू तो आ गई E बराबर कितनी आई अच्छी स्थिति में, जब आपने नेट तीव्रता निकाली तो E की वैल्यू कितनी आ गई E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन का R³। अगर दिशा इसकी देखेंगे तो दिशा क्या हो जाएगी बिंदु P से अक्ष पे बाहर की ओर। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगी दिशा, यहाँ पे हो जाएगी बिंदु P पे इस साइड, ये जो दिशा हो जाएगी क्या हो जाएगी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले हम लोगों ने जाना आज वैद्युत द्विध्रुव की। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अल्प दूरी पर रखने से बने निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अगर इसी में हम लोग एक आवेश के परिमाण ले लें और दोनों के बीच की दूरी का क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ दोनों के बीच की जो दूरी मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है 12 से अगर एक आवेश के परिमाण को मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, सदिश राशि होती है, इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है माइनस से प्लस की ओर, अगर यहाँ पे दिशा बनाए तो क्या आ जाएगी बी से ए की ओर। उसके बाद फिर हम लोगों ने रिजल्ट पढ़े, इसके कारण तीव्रता कहाँ पे अच्छी स्थिति पे और निरक्षीय स्थिति पे। ठीक,
तो आज हम लोगों ने ये लेक्चर आज का कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।